वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चंस को देखे थे, 60 प्रश्न को देखे थे फ्रेंड्स। 60 से आगे जो हम लोग देखेंगे 120 तक, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल मैं कितना तो 170 प्रश्न हिंदी साहित्य से करा देता हूँ फ्रेंड्स। अगर हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछेगा तो इससे फालतू से नहीं पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर जाकर करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया फ्रेंड्स। सभी को पता है 8:30 बजे मैं लाइव आता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो 8:30 बजे आज मैं लाइव नहीं आऊँगा फ्रेंड्स। उसके जगह पे मैं आपको एक वीडियो 100 क्वेश्चन का प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि घर के बगल में प्रोग्राम है तो शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स। इससे लाइव क्लास लेने में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कल से मैं आपको लाइव आऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 60 प्रश्न तक हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए 59 से देख लेते हैं कि हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है। 59 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कल मैंने ये सब बता दिया था। कल देखिए 60 तक हम लोग देखे थे कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो चलिए इसका सही आंसर कल बता दिया था फ्रेंड्स। गेस करिए आप लोग फटाफट क्या होगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा 60 का। अब चलिए सवाल नंबर 61 से देखते हैं। सवाल नंबर 61 आपका है फ्रेंड्स कि होरी किस उपन्यास का पात्र है। बहुत अच्छा सवाल है। होरी है जो किस उपन्यास का पात्र है फ्रेंड्स। 61 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर घ, गोदान का है, ठीक है। गोदान किसका उपन्यास लिखा हुआ है? तो मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। गबन उन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गबन भी उन्हीं का लिखा हुआ है, गोदान भी उन्हीं का लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा। होरी है जो किसका पात्र था फ्रेंड्स, तो आपका गोदान का था। चलिए सवाल नंबर 62 को देखते हैं। सवाल नंबर 62 आप लोग का सामने है कि कवि नरेंद्र शर्मा जी ने काव्य विकास को किन दो पक्षों में विभाजित किया था। तो सवाल नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में, ठीक है। 62 का क्या होगा? ख होगा कि कवि नरेंद्र शर्मा जी ने काव्य विकास को किन दो पक्षों में विभाजित किया था। तो कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में विभाजित किया था। किसने? तो कवि नरेंद्र शर्मा जी ने। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। तो कृति कौन इनका नहीं है फ्रेंड्स? तो 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल देखिए, कंकाल उनका है, ठीक है फ्रेंड्स। तितली भी है जो जयशंकर प्रसाद का है। इंद्रजाल भी उन्हीं का है। गुनाहों का देवता इनका नहीं है। गुनाहों का देवता का लेखक है धर्मवीर भारती। याद रखिए फ्रेंड्स, गुनाहों का देवता किसका लिखा हुआ है? तो धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है, न कि जयशंकर प्रसाद का। सवाल यही पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। ये सब भी याद रखिए फ्रेंड्स। कंकाल का लिखा हुआ है तो जयशंकर प्रसाद का। तितली किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। इंद्रजाल किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स? तो आपका जयशंकर प्रसाद का। कामायनी किसका लिखा हुआ है? तो जयशंकर प्रसाद का। और गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, याद रखिएगा। सवाल नंबर 64 को देखते हैं फ्रेंड्स। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा परितोषक प्राप्त हुआ। परितोषक मतलब पुरस्कार होता है, याद रखिएगा। साकेत किसका लिखा हुआ है? तो अब फ्रेंड्स आपका मैथिली शरण गुप्त का। यशोधरा किसका लिखा हुआ है? मैथिली शरण गुप्त का। और आपका हो गया भारत भारती किसका लिखा हुआ है? तो आपका मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है। तो इसमें साकेत पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स? मैथिली शरण गुप्त का। तो 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल प्रसाद पुरस्कार मिला था साकेत पर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 65 को देखते हैं। सवाल नंबर 65 है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक के बारे में पूछा जा रहा है। इनका जो संपादक थे, एडिटर थे, जो आपका ऑप्शन नंबर का 65 का हो जाएगा कौन? राजेंद्र अवस्थी है। राजेंद्र अवस्थी है जो कादम्बिनी के संपादक थे। सवाल नंबर 66 को देखिए कि ईड़ा का वर्णन किस काव्य में हुआ है। ईड़ा का वर्णन किस काव्य में हुआ? 66 का। तो 66 का जो जयशंकर प्रसाद का कामायनी है उसी में ईड़ा का वर्णन हुआ। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कामायनी हो जाएगा। सवाल नंबर 67 को देखते हैं फ्रेंड्स कि कहानी कला का आवश्यक अंग क्या है। कहानी कला का आवश्यक अंग क्या है? तो 67 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग, संक्षिप्त एवं स्वाभाविक शैली होना चाहिए। कहानी कला का आवश्यक अंग क्या है? तो संक्षिप्त एवं स्वाभाविक शैली होगी। देखिए कुछ स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि अभी तक जो बिहार पुलिस में हिंदी का प्रश्न पूछा है सभी का एक जगह एकत्र करके प्रोवाइड करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसका सभी क्वेश्चन को मैं एकत्र करके क्वेश्चन टाइप करके एक वीडियो में सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जितना भी अभी तक बिहार पुलिस में पूछा है हिंदी से संबंधित, इससे कुछ आपको आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 68 को देखते हैं। सवाल नंबर 68 आपका है कि सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो भरत के लिए प्रयोग होता है। सौमित्र शब्द किसके लिए होता है? तो भरत के लिए। भरत आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, राम के भाई भरत थे, ठीक है। तो सौमित्र शब्द है जो भरत के लिए प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। देखिए सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मैं सोचा आपको 170 प्रश्न कम से कम साहित्य से करा देता हूँ। चलिए अगला सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति अस्तित्ववाद से प्रभावित है।
कौन सा जो कृति है जो अस्तित्ववाद से आपका प्रभावित है? तो 69 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मैला आंचल। मैला आंचल है जो आपका अस्तित्ववाद से संबंधित है। मैला आंचल के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो आप लोग को फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा था फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अस्तित्ववाद से प्रभावित है? तो मैला आंचल है हो जाएगा। मैला आंचल के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए सवाल नंबर 70 को देखते हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर अर्थात रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए वीर रस के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने उर्वशी लिखे हैं, कुरुक्षेत्र लिखे हैं, ठीक है, रसीम रथी लिखे हैं। ये तीनों बुक उनका ही है फ्रेंड्स। उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रसीम रथी के लेखक दिनकर हैं, वो वीर रस के कवि थे। अगला सवाल को लेते हैं। 71 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि कवि मैथिली शरण गुप्त को प्रथम काव्य कौन सा है? प्रथम कार्य कौन सा है फ्रेंड्स? गेस करिए 71 नंबर सवाल का। 71 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त का रंग में भंग, रंग में भंग है जो इनका प्रथम काव्य है। और देखिए साकेत उन्हीं का लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यशोधरा उन्हीं का लिखा हुआ है, सौरंध्री भी उन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये सब भी साइड से आप लोग याद करते चलेगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैथिली शरण का भारत भारती, साकेत यशोधरा है, लेकिन यहाँ सवाल कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य कौन सा था? तो रंग में भंग। चलिए सवाल नंबर 72 को देखते हैं फ्रेंड्स। 72 नंबर सवाल, हिंदू रीति के अनुसार, हिंदू रीति के अनुसार हमारा कुल कितने संस्कार हैं? 72 का देखिए, तो हिंदू रीति के अनुसार अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो हमारे कुल कितना? तो 16 संस्कार है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 73 को, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 73 को देखिए। सवाल नंबर 73 आपका है, सवाल नंबर 73 है कि कवि नागार्जुन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सवाल नंबर जो 73 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, पत्रहीन नग्न गाद। ठीक है, 73 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पत्रहीन नग्न गाद। यानी कि आपका पत्रहीन नग्न गाद के लेखक कौन है? तो नागार्जुन है। इन्हीं पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस पे? पत्रहीन नग्न गाद। ठीक है, 73 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो गया। सवाल नंबर 74 को देखें कि गलत युग्म को छाटे। ठीक है, गलत युग्म को छाटना आपका फ्रेंड्स, जैसे कह रहा है निराला प्रगतिवादी थे, फिर प्रसाद छायावादी थे। तो जी हाँ, देखिए इसका गलत छाटने का रहा है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका गलत है। निराला जी प्रगतिवाद नहीं थे, जबकि जयशंकर प्रसाद छायावाद कवि कहा जाता है इनको। बिहारी को रीतिकाल का कवि कहा जाता है और कबीर को भक्ति काल का। ये सब जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ ये है कि गलत युग में छाटे तो निराला जी प्रगतिवाद नहीं थे, ये तो गलत आपका हो गया, गलत युग में हो गया। लेकिन ये सब याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जो किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के थे। किस काल के थे? छायावाद के थे। बिहारी था जो किस काल के कवि थे? तो रीति काल के थे। कबीर किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, तो चलिए 74 नंबर सवाल का आपका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया ना। चलिए सवाल नंबर 75 को देखें। सवाल नंबर 75 आपका है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बहुत अच्छा टॉप मोस्ट VVI सवाल है 75 नंबर सवाल का। तो देखिए खड़ी बोली को दूसरा नाम कौरवी भी कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग, खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है। 75 का ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 76 को देखें कि पद्यात्मक साहित्य किसमें लिखा जाता है? पद्यात्मक साहित्य किसमें लिखा जाता है? तो सवाल नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में लिखा जाता है। पद्यात्मक साहित्य किसमें लिखा जाता है? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 77 को देखते हैं। सवाल नंबर 77 है कि गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? गेस करिए सवाल नंबर 77 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए क, भीष्म के लिए प्रयोग किया जाता है। गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो भीष्म के लिए। सवाल नंबर 77 का राइट आंसर क हो गया। सवाल नंबर 78 को देखें। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। आए मेरे वतन के लोगों बहुत ही अच्छा देशभक्ति गीत है, लता मंगेशकर जी गाए हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा से गाए भी हैं। तो 78 के आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो कवि प्रदीप का लिखा हुआ। 78 का राइट आंसर बिल्कुल कवि प्रदीप हो जाएगा, यानी ग इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 79 को देखें। किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? ठीक है, रसों की संख्या किसने 8 मानी है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी भरत मुनि जो 8 माने हैं, भरत मुनि। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। सवाल नंबर 80 को हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 80 देखिए। सवाल नंबर 80 क्या कर रहा है? सवाल नंबर 80 आपका कह रहा है कि सगुण भक्ति के विरोधी थे। तो सगुण भक्ति के विरोधी कौन थे फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि आधुनिक युग का मीरा मानी जाती है। तो आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। इससे संबंधित 2 सवाल और आप लोग को पूछे थे फ्रेंड्स, कम्युनिटी पर भी शेयर किए थे, तो उसमें भी अभी कन्फ्यूजन है, बताने के बाद भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी
वर्मा को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ये चारों उपनाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। फिर से एक बार सुन ले, आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा को, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, कलम का सिपाही मुंशी चंद्र प्रेम को कहा जाता है, और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। चारों को याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल क्या पूछा गया था? आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। सवाल नंबर 82 को देखें, निराला को कौन सा कवि माना जाता है? निराला को 82 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, निराला जी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 83 को देखें, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना कौन सा है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ख। ठीक है फ्रेंड्स, 83 नंबर सवाल का राइट आंसर ख हो जाएगा। कुणाल गीत, कुणाल गीत है जो मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है। अगला सवाल 84 को देखें, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। वीर गाथा काल का कवि कौन नहीं है? 84 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, नामदेव है जो आपका वीर गाथा काल के कवि नहीं। बाकी मधुकर और जगनिक और चंद्रबरदाई ये सभी है जो वीर गाथा काल के कवि है, जबकि नामदेव है जो आपका वीर गाथा काल के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा 84 का ख। सवाल नंबर 85 को देखें कि जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? ठीक है, अभी हमने देखा था फ्रेंड्स किस पे मिली है, तो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किस भाषा में लिखा हुआ था? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी हिंदी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, ये आपका सुमेलित करना है, निर्मला, चीता के फूल, वरदान और फिर भारत दुर्दशा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या क्या कौन सा है? तो भारत 86 का देखिए, तो 86 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, एक मिनट, 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, निर्मला है जो क्या है? तो 86 का घ बता रहा है, यानी कि आपका पहला का 4 बता रहा है, ए का क्या बता रहा है फ्रेंड्स? आपका 4 होगा, यानी कि निर्मला। तो निर्मला है जो आपका क्या है? तो आपका उपन्यास है। निर्मला है जो क्या है? उपन्यास है। फिर उसके बाद में है चीता के फूल, क्या एक कहानी है। उसके बाद में वरदान क्या है? तो वरदान है जो एक निबंध है। बच गया क्या? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखे हैं फ्रेंड्स। तो भारत दुर्दशा एक नाटक है। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, सुमेलित हो जाएगा। निर्मला क्या है? उपन्यास है। चीता के फूल क्या है? तो कहानी है। वरदान क्या है फ्रेंड्स? तो वरदान एक है जो आपका निबंध है। और भारत दुर्दशा क्या है? तो एक नाटक है। भारत दुर्दशा को लिखा किसने फ्रेंड्स? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? चंद्रबरदाई कृत है फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो, तो आपका किस काल का है? तो 87 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर का आदिकल का है। पृथ्वीराज रासो आदिकल का है। ठीक है, सवाल नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की है। सवाल नंबर 88 को देखें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाल नंबर 88 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर घ, एकांकी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 89 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जैनेन्द्र ने कौन सा उपन्यास लिखा था? 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, परख। परख के लेखक है जो, परख एक उपन्यास है जिसका लेखक है जैनेन्द्र जी। ठीक है, अगला सवाल है 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल आपका है कि उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है फ्रेंड्स? चलिए 90 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इसका सबको आना चाहिए, तो घ, प्रेमचंद को। ठीक है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। याद रखिए, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, और साथ साथ में कलम के सिपाही भी मुंशी प्रेमचंद को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो गया। चलिए सवाल नंबर 91 को देखते हैं, विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? 91 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 91 का गेस करें तो 91 का हो जाएगा घ, मेनका। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग कर दी? देखे होंगे फ्रेंड्स, आप लोग रामायण महाभारत देखते हैं तो आपको पता होगा, जो विश्वामित्र थे तो उनका जो तपस्या किसने भंग कर दिया था? तो मेनका भंग कर दिया था। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 92 को देखें, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा जिन्होंने क्या लिखा था फ्रेंड्स? यामा लिखा था, निर्जा लिखा था। ठीक है, तो कौन सा मिला था? 92 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर का पद्म विभूषण। महादेवी वर्मा का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया था। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 93 को देखें, अग्निबीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। अग्निबीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, चुनावी समस्या। ठीक है, कौन सा? चुनावी समस्या। अगला सवाल को लेते हैं 94, सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा क्या थी? तो सूरदास और
नंददास का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स 94 की क्या हो जाएगा, तो देखिए सूरदास और नंददास मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखते थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सूरदास और नंददास जो काव्य लिखते थे वो ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। 94 का ख हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए 95 को देखते हैं। 95 आपका है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है 95 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो लल्लू लाल है जो आपका हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अगला सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 96 को देखिए। सवाल नंबर 96 आपका है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बिसरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा का लेखक कौन है। तो कौन है फ्रेंड्स आपका 96 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। बहुत अच्छा है, किसने लिखे हैं, तो हरिवंश राय बच्चन। 96 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 97 को देखते हैं फ्रेंड्स कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। 97 का हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे माना जाता है, 97 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ग, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सवाल नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। आपको किनको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। सवाल नंबर 98 को देखें। 98 है निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है, किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है। 98 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख, सूरदास है जो अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ माना जाता है। तो सवाल नंबर 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 1850 ईस्वी से माना जाता है। चलिए सवाल नंबर 100 को देखते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम की हिंदी अनुवाद किसने की थी। देखिए इसमें 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास लिखे हैं, ठीक है, जिन्हें कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं, का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये दूसरे भाषा में था फ्रेंड्स, इसको हिंदी में किसने किया। 100 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। 100 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 101 को देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग टोटल कितने 60 प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहला वीडियो में भी 60 प्रश्न देखा था, दूसरा में 60 प्रश्न देखे हैं फ्रेंड्स, और लास्ट में जो 50 प्रश्न बनेगा उसको तीसरा पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, और हिंदी का है तो आप लोग बोर हो जाइएगा, इसलिए 3 पार्ट में इसको हिंदी साहित्य को कवर करवा रहा हूँ। तो सवाल नंबर 101 को देखें। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है। चलिए सत्यार्थ प्रकाश किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पहले मैं भी पढ़ा बहुत बार बता चुका हूँ। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो है फ्रेंड्स आपका सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा कौन सी थी मैं बता देता हूं, तो भाषा ये हिंदी थी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है इसको आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 102 को देखें। बिहारी सतसई की भाषा क्या थी। 102 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 102 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ब्रज भाषा। बिहारी सतसई की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स आपका तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। इसमें भी 2 सवाल बन रहा है। विनय पत्रिका के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो आपका तुलसीकृत है, तुलसी जी लिखे हैं विनय पत्रिका। इसका भाषा क्या है, तो 103 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ये भी ब्रज भाषा है। अगला सवाल 103 का ख हो गया। फिर सवाल नंबर 104 को देखें। सवाल नंबर 104 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ आल्हा खंड के नाम से लोकप्रिय है। बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ आल्हा खंड के नाम से लोकप्रिय है। सवाल नंबर 104 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर घ, परमाल रासो है जो आपका आल्हा खंड के नाम से लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर 104 का घ बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 105 को देखिए। सवाल नंबर 105 है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई को वीर गाथा काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी मैं तीनों पार्ट क्लियर होने के बाद में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज टेलीग्राम ग्रुप में आपका जो मैराथन क्लास है 100 प्रश्न का जीके जीएस का, उसका मैं आज 2 डालूंगा उसमें फ्रेंड्स। ठीक है, 2 ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो जितना भी मैं पढ़ाया हूं फ्रेंड्स सभी उसमें मैं डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, और आप लोग वेबसाइट पर जा करके GKmastermind.com पर आप लोग जरूर पढ़ाई करिए, उससे आपको फायदा होगा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे, तो सवाल नंबर 105 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, चंद्रबरदाई को। सवाल नंबर 106 को देखें। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई। बहुत अच्छा सवाल हिंदी का। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी। सवाल नंबर 106 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। सवाल नंबर 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 107 को देखिए। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस पे मिला था। देखिए फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 107 का राइट आंसर क्या होगा। सवाल का 100 राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर घ, उर्वशी पे। अब ये सभी को याद रखेगा। देखिए मैं बताया था
आपका रसीम रथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया सवाल कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस पे? तो उर्वशी पे। ऑप्शन नंबर 107 का घ बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 108 को देखते हैं कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा है जो किस कृति की नायिका है? तो ये कामायनी की नायिका है। सवाल नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कामायनी। कामायनी किसका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद का। साकेत किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स? मैथिली शरण गुप्त का। कुरुक्षेत्र किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स? चलिए, कुरुक्षेत्र आपका रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। ठीक है, और रामायण है किसका? तो वाल्मीकि का। सभी को जानते हैं, तो सबको ये सब रिवीजन करते चलिए। तो श्रद्धा किस कृति का नायिका थी? तो आपका कामायनी की थी। सवाल नंबर 109 को देखें, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत अच्छा टॉप मोस्ट VVI सवाल है आपका जीके हिंदी से। ठीक है फ्रेंड्स, 109 का कह रहा है आपका किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था? कौन सा काल को? सवाल नंबर 109। सवाल नंबर 109 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख हो जाए भक्ति काल को। भक्ति काल को कहा जाता था स्वर्ण काल। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था? भक्ति काल का। सवाल नंबर 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सवाल नंबर 110 को देखें, कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? 110 का राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? 110 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ग हो जाएगा 110 का। यानी छपई का नहीं प्रयोग किया। बाकी साखी शबद रमैनी तो सब जानते होंगे फ्रेंड्स, कबीर का जो साखी शबद रमैनी ये सब है फ्रेंड्स, जबकि आपका ये आप नहीं किया है। कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? तो साखी शबद रमैनी का किया था फ्रेंड्स, और इसका नहीं किया था छपई का। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चलिए, ये भी अच्छा सवाल 111 नंबर सवाल का। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। अगला फ्रेंड्स आपका रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या कितनी है? 112 नंबर सवाल का। देखिए, रामचरितमानस का, रामायण का नहीं है फ्रेंड्स, आपका रामचरितमानस के सुंदरकांड पूछ रहा है। तो सुंदरकांड की संख्या कितना? 5 है ना। सवाल नंबर 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या कितना है? तो 5 है, पांचवी है। ठीक है, चलिए 112 का ग हो गया। सवाल नंबर 113 को देखिए। सवाल नंबर 113 है, रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहले और बाद में आने वाले कांडों को कौन से क्रम संयोजन सही है? 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी किष्किंधा कांड और लंका कांड। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 114 को देखें, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? चलिए, मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? तो आपका 114 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख। सीता को मिथिलेश कुमारी भी कहा जाता है। मिथिलेश कुमारी, ठीक है, मिथिलेश की कुमारी मतलब क्या होता है? लड़की होता है फ्रेंड्स, तो मिथिलेश के लड़की यानी कहा जाता है। इस तरह से देखिए, कुमारी मतलब क्या होता है? लड़की होती है ना। तो मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता था? सीता को। मिथिला यानी समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा? सीता को कहा जाता था। 114 का राइट आंसर ख हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिथिलेश कुमारी किसको कहा जाता है? सीता को कहा जाता है। अगला सवाल को सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 115 का। तो देखिए, आंसू सुमित्रा नंदपंत, यहीं पे गलती हो गया। आंसू किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। याद रखिएगा किसका? तो आंसू जो जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। बाकी सब सुमेलित है। बीजक है जो कबीर है। उर्वशी का रामधारी सिंह दिनकर है। प्रेम वाटिका किसने लिखा है? रसखान लिखा है। तो इसमें बहुत सारा सीखने को मिला, सबको याद रखे फ्रेंड्स। ठीक है, कहने का मतलब सुमेलित कौन नहीं है? तो आंसू सुमित्रा नंदपंत नहीं लिखे। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद में तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 115 का। ये भी याद रखिए, बीजक कौन है? कबीर है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, प्रेम वाटिका रसखान। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 116 को देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे फ्रेंड्स? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। 116 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो वल्लभाचार्य। याद रखिए, सूरदास के गुरु कौन थे? 116 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वल्लभाचार्य है जो आपका सूरदास के गुरु थे। 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर का, वल्लभाचार्य है जो आपका सूरदास के गुरु थे। 117 को देखिए, काव्य में प्रयुक्त मुक्तक शैली की क्या विशेषता है? मुक्तक शैली की क्या विशेषता है? सवाल नंबर 117 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर घ, छंदों का प्रयोग। मुक्तक शैली का क्या विशेषता है? तो छंदों का प्रयोग राइट आंसर है। 117 का ख है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर सवाल नंबर 118 को देखें। सवाल नंबर 118 को देखते हैं। सवाल नंबर 118 आप लेके सामने क्या है? 18, काव्य में प्रयुक्त चित्रण प्रधान शैली को ध्येय क्या होता है? 118 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख, कलात्मक और कल्पनाशीलता होना चाहिए। काव्य में प्रयुक्त चित्रण प्रधान शैली का ध्येय क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? तो कलात्मकता और कल्पनाशीलता होता है। अगला सवाल 19 नंबर सवाल को 119 को देखें। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 119 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 15। प से पद्य, प से 15। 119 का राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी 15 में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, क्योंकि 60 से हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, और टोटल हम लोग तो 120 देख रहे हैं। टोटल आज भी 60 क्वेश्चन हो गया। तो है लेखन में वाग्वैदग्ध, ठीक है, लेखन में वाग्वैदग्ध का क्या आशय है?
वाग्वैदग्ध्य क्या आशय क्या है? 120 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता, ठीक है। तो 120 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो देखिए हिंदी साहित्य से हम लोग कितना कर रहे हैं फ्रेंड्स, 170 प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें से पहला वीडियो मैंने 60 प्रश्न किया था और आज के वीडियो में मैंने 60 प्रश्न किया, यानी 120 हो गया फ्रेंड्स। बाकी का जो 50 प्रश्न है फ्रेंड्स कल मैं उसको आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, उसके बाद में भी इसका PDF बना करके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आज है जो 8 साढ़े 8 बजे लाइव क्लास नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए मैं एक ऑफलाइन वीडियो आपको डाल दूंगा, वहाँ पे 100 प्रश्नों का जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वेबसाइट पे जाकर के आप लोग जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।